की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय इतिहास का जो दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लेखन कला की और शहरी जीवन की जो शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई है उसके बारे में ही इस पाठ में सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या क्या विशेषता रही है। कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हमने जो अगला वीडियो था हमारा उसमें कर ली थी और कुछ सेंस जानकारी वो इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो आज हमारा बिंदु रहेगा मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी के स्रोत, जिनके दो भाग है। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लिखित दस्तावेज, और पुरातात्विक स्रोत यानी जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, जैसे मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार, और इमारतें। ये उत्खनन से प्राप्त सामग्री है जो हमें सभ्यता की जानकारी प्रदान करती है, और इसके अलावा लिखित दस्तावेज। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत है वो दो हो गए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में यानी उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां हो गई और साहित्यिक स्रोत में लिखित दस्तावेज हो गए। इसके बाद जो मेसोपोटामिया के उत्खनन का जो कार्य है वो 1840 में शुरू हुआ। मेसोपोटामिया के उत्खनन का कार्य 1840 में हुआ शुरू, और सबसे पहले उरुक व उरुक और मारी के जो दो क्षेत्र थे वहां उत्खनन कार्य शुरू किया गया, और ये उत्खनन कार्य जो है सबसे लंबे समय तक चला, यानी कई दशकों तक चला। यानी जैसे 1840 में शुरू हुआ तो 50-60 तक चलना, यानी कई दशक यानी 10-20 साल तक उत्खनन कार्य चला। और ये भी उदाहरण प्रस्तुत है कि भारत में भी जैसे सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहां उत्खनन का जो कार्य हुआ, तो किसी भी स्थल का उत्खनन कार्य इतने लंबे समय तक नहीं चला जितना इन मेसोपोटामिया के इन दो क्षेत्रों का जो है उत्खनन कार्य चला था, यानी कई दशकों तक उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला। ये इसकी एक विशेषता है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का महत्व। इसका पहला कारण है यूरोप वासियों का धार्मिक ग्रंथ, यूरोप वासियों का
धार्मिक ग्रंथ बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के दो भाग है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो उसके प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार शब्द का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये एक कारण हो गया यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण होना, कि जो यूरोपवासी है वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और जो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। इसलिए बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो है सीमार शब्द का उल्लेख हो रखा है, और सीमार का जो तात्पर्य है वो है सुमेर, यानी ईंटों के शहर वाली भूमि से है, और सुमेर का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया से है। इसलिए एक ये कारण हो गया यूरोपवासियों के लिए भी मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण होने का, ये आप ध्यान में रखोगे। दूसरा कारण है यूरोपवासी मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि समझते हैं। दो कारण हो गए। और तीसरा कारण है 1873 में जो ब्रिटिश समाचार पत्र में एक खोज का उल्लेख किया गया, जिसमें मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज हुई जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का उल्लेख हुआ है। यानी 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार जो खोज कार्य चल रहा था
उस खोज कार्य के अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की गई और उस पट्टिका पर बाइबिल में जो जल प्लावन की कहानी आ रखी है वो जल प्लावन से संबंधित कहानी उस पट्टिका पर जो है लिखी हुई थी। और ये जल प्लावन की जो कहानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जल प्लावन मतलब पूरे विश्व में जो है जल प्लावन की स्थिति, यानी पूरा विश्व जो है जलमग्न हो गया था और ऐसी स्थिति आ गई थी कि उस समय कोई भी जो है जीव या मनुष्य कुछ भी शेष बचने वाला नहीं था। पूरी पृथ्वी जो है वो जल में समाने वाली थी, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। ऐसे समय में ईश्वर ने एक नोवा नामक जो व्यक्ति था उसको कुछ निर्देश दिए और उसको ईश्वर ने बचाया। और उस नोवा नामक व्यक्ति ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई लकड़ी की और उस नाव में उसने प्रत्येक जीव का एक एक जोड़ा जो है उस नाव में उसने सुरक्षित रख दिया। और फिर जब जल प्लावन की स्थिति आई, पूरी जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो गई, तब वो नाव जो है वो सुरक्षित रह गई और उसमें जो प्रत्येक जीव के जो जोड़े थे वो भी सुरक्षित रह गए। तो इस प्रकार उन जीवों को जो है ईश्वर ने बचाया। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का संबंध इस कहानी से है। इस प्रकार ये जल प्लावन की जो कहानी है जो हमें मेसोपोटामिया की उस पट्टिका पर मिली है, ऐसी ही कहानी जो है वो मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्यों में भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो है यूरोपवासी मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद अब हम मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले हम मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो कैसा था, यानी उसकी पूर्व उत्तर पूर्व स्थिति, दक्षिण का जो भाग था वो किस तरह का था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सब भौगोलिक विभिन्नताओं वाला देश है। उसका पूर्वोत्तर जो भाग है वो हरा भरा है और उसमें ऊंचे और नीचे मैदान आ रखे हैं और इसके साथ साथ वहाँ झरने हैं और बहुत सारे जंगल में जो है फूल भी उगे हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर्याप्त मात्रा में इतनी वर्षा होती है कि यहाँ कृषि आसानी से की जा सके। तो पूर्वोत्तर भाग की जो विशेषता है उसके अंतर्गत ऊंचे पर्वत, मैदान, झरने तथा जंगली फूल यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। तथा वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। कृषि कार्य की शुरुआत, कृषि कार्य 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य शुरू हुआ। तो ये तो हो गई पूर्वोत्तर भाग की विशेषता। यहाँ ऊंचे पर्वत भी है, मैदानी भाग भी है, इसके साथ साथ यहाँ झरने भी है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ वर्षा भी होती है जो फसल के लिए उपयोगी हो और जिससे कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ कृषि की शुरुआत हो चुकी थी इस भाग में। तो मेसोपोटामिया के जो उत्तरी भाग है वहाँ भूमि ऊंची है और स्टेपी घास के मैदान है
और इसके साथ साथ यहाँ आजीविका का जो प्रमुख साधन है वो पशुपालन है। और इसके साथ साथ यहाँ जो भेड़ बकरियां हैं वो इन घास के मैदानों से और जो झाड़ियां हैं उनसे अपना भरण पोषण करती है। और जो दजला नदी है वो यहाँ के परिवहन का प्रमुख साधन है। और इसके बाद हम जो इसका दक्षिणी भाग और अन्य भौगोलिक विशेषता है वो हम अगले वीडियो में अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।